जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, अबू धाबी गल्फ का फाइनेंशियल पावर हाउस, वेस्ट एशिया का स्ट्रेटेजिक डाउन सेंटर, और आज वही यूएई ओपनली इंडिया के साथ डिफेंस, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप का जो है वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएई विजिट के दौरान जो अग्रीमेंट साइन हुए वो सिर्फ डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये चेंजिंग ग्लोबल पावर्स इक्वेशन को दर्शाते हैं और ये इस बात का सिग्नल है। इंडिया और यूएई ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और मैरीटाइम और टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जैसे जो मल्टीपल डील्स हैं वो फाइनलाइज किए हैं। यूएई ने इंडिया में $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूएई ने इतना क्लोज क्यों भारत के आने का जो फैसला है वो लिया है। क्या वेस्ट एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो रैपिडली शिफ्ट हो रही है, क्योंकि टाइमिंग जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट से गल्फ रीजन ऑलरेडी टेंस है, ऑयल सप्लाई चेन्स प्रेशर में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है। और इसी बीच इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो है वो और डीपन होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स जो है वो इस विजिट को इकोनॉमिक विजिट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रिकैलिब्रेशन के रूप में इसको देख रहे हैं। सोचिए, एक वक्त था जब गल्फ पॉलिटिक्स को पाकिस्तान सेंट्रिक प्रिज्म से देखा जाता था, लेकिन यूएई इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी डीपन कर रहा है और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। क्या ये सिग्नल है कि गल्फ पावर्स जो है वो अब भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर के रूप में देख रहे हैं? और एक और इंटरेस्टिंग सिग्नल यहाँ पर नजर आता है कि पीएम मोदी को यूएई एयरस्पेस में F-16 फाइटर जेट एस्कॉर्ट दिया गया। डिप्लोमेसी में सिंबोलिज्म बहुत मैटर करता है। तो क्या ये सिर्फ सेरेमोनियल जेस्चर था या फिर स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग? क्योंकि आज वेस्ट एशिया में ईरान टेंशन, चाइना इन्फ्लुएंस, यूएस रीजनल रिकैलिब्रेशन, पाकिस्तान की जो शिफ्टिंग रेलेवेंस है, एनर्जी वॉरफेयर, मैरीटाइम चौक पॉइंट रिस्क, सब जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो प्ले हो रहा है। और इंडिया क्वाइटली जो है अपनी पोजीशनिंग जो है वो स्ट्रेंथन करता नजर आ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी भी इस विजिट का मेजर पॉइंट रहा। इंडिया और यूएई ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट भी साइन किए, एग्जैक्टली उस वक्त में जब ग्लोबल क्रूड जो मार्केट है वो इंस्टेबिलिटी जो है वो फेस कर। अब सवाल ये है कि क्या भारत फ्यूचर एनर्जी शॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहा है? क्योंकि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में वॉर जो है वो सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाते हैं। ऑयल राउट्स, पोर्ट्स और शिपिंग लिंक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और एनर्जी कॉरिडोर्स भी स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसीलिए यूएई के साथ भारत की जो ग्रोइंग पार्टनरशिप है, क्या सिर्फ ट्रेड स्टोरी या फिर एक जियोपॉलिटिकल पावर हाउस? इसी पर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और उमेश जी इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, क्या यूएई अब ओपनली भारत को अपना टॉप स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान चुका है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि इंडिया और यूएई अभी सिविलाइजेशनल पार्टनर बन चुके हैं। गल्फ के अंदर जो सबसे पहला जो हिंदू टेम्पल आया था वो यूएई के अंदर आया था। यूएई ने भारत को हमेशा कंसेशंस दिया है और हमारा जो सबसे पहला जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हमने यूएई के साथ साइन किया था। रुपी की और दिरहम के बीच में लोकल करेंसी का सेटलमेंट के ऊपर भी बहुत प्रोग्रेस किया जा रहा है। भारत और यूएई के बीच में जो ट्रेड है $70 बिलियन का है और इसको $100 बिलियन बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी जनवरी में जो है यूएई के राष्ट्रपति वो एमबीजेड भारत आए थे 2-3 घंटे के लिए। उस समय इंटेंट रखा गया था कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप करेंगे और इस बार मोदी जी अभी जा रहे हैं 5 देशों की यात्रा के लिए जा रहे हैं और उसके अंदर वो यूएई के अंदर एक स्टॉप ओवर किया 2 या 3 घंटे के लिए। उसके अंदर हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन कर ली है। ये वैसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है। इसके अंदर भारत और जो यूएई है जॉइंट प्रोडक्शन करने वाले हैं। आप ये भी देखेंगे, ये भी हो सकता है कि ब्रह्मोस या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फिर हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स, ड्रोन्स,
और जितनी भी हमारी जो वेपन सिस्टम्स है, क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स, वो यूएई के अंदर जॉइंट प्रोडक्शन हो सकती है। सेकंड, आप ये भी देखिए कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा, सप्लाई चेन भी होगा। देखिए, इंडिया और यूएई दोनों पैक्स सिलिका के मेंबर हैं, और हम्म। इंडिया, यूएई और इजराइल के बीच में भी एक ट्राइलैटरल पार्टनरशिप की भी गुंजाइश है, क्योंकि आपको मालूम है कि इजराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम जो है वो अभी यूएई को दिया है। देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट वॉर हुआ है, सबसे ज्यादा जो हमले हुए हैं, 2,500 रॉकेट्स और ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, सब यूएई के ऊपर दागा गया था। यूएई ने एक तरह से सऊदी अरेबिया को बोला था कि हम सब जो स्टेट्स है, गल्फ स्टेट्स, मिलकर हमें ईरान पर हमला करना चाहिए। पर सऊदी अरेबिया ने उस टाइम तक पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन कर दिया, और कतर ने भी एक तरह से ईरान को $6 बिलियन दे के उनको बोल दिया कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला मत करो। एक तरह से यूएई को अलग रखा गया था इन ऑल द सिक्योरिटी डिसीजंस। तो इसके लिए यूएई जो है, अपने आप को उन्होंने ओपेक से अलग कर लिया, और बात ये भी आ रही है कि वो गल्फ काउंसिल, जीसीसी और अरब लीग से भी बाहर आ सकता है। अभी यूएई जो है, अपना जो तेल का प्रोडक्शन है वो बढ़ाने वाला है, और ये जो तेल का प्रोडक्शन होगा फुजेरा पोर्ट से होने वाला है, और फुजेरा पोर्ट से अगर होगा तो ये स्ट्रेटेजिकली वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उसको बाईपास कर रहा है। एक चीज आप देखिए, स्ट्रेट अभी ओमान और भारत के बीच में एक अंडर सी पाइपलाइन, डीप पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही है, जिसमें तकरीबन मेरे हिसाब से 40,000 करोड़ लग सकता है। अब ये जो पाइपलाइन है, इसको यूएई के साथ भी जोड़ा जा सकता है। एक चीज, अब आज जो बात हुई है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलिंग, डिफेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सर्वेलेंस, सब होने वाला है सी रूट्स के ऊपर। दोनों कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही है। मतलब आप देख लीजिए, आईमैक जो है उसके ऊपर भी चालू हो गया है काम। और ये भी आप देखिए अंबर जी, दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी बढ़ाएंगे। अभी हमारी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो आधी है, मतलब अराउंड बहुत कम है, तो $5 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके अंदर भारत की जो दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल, इन दोनों को जो है यूएई वहां पर उसके अंदर इन्वेस्ट भी करेगा। अमर जी, आपको याद भी होगा, यूएई और भारत के बीच में बहुत गहरे संबंध है। वहां पर इतने सारे भारतीय रहते हैं कि वो यूएई इज द सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब रेमिटेंसेस के अंदर जो $138 बिलियन आते हैं, फर्स्ट में अमेरिका हम्म। है, सेकेंड में यूएई है। तो ये भी एक बहुत बिल्कुल। बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल, क्योंकि भारतीयों के लिए तो यूए इज लाइक सेकंड होम, क्योंकि सारे भारतीय वहीं पे और बहुत नजदीक है हमारे। ऐसा लगता है कि हम भारत के ही किसी स्टेट में दूसरे में जाकर अब आ गए हैं, तो बहुत बड़ा नजदीक है, बहुत आसान है वहां पर सब लोगों के लिए जीवन भी। भारत लेकिन के उमेश जी, जितने यहाँ पर एक बात और भारत ये है कि के एक हम चीज देख रहे हैं अमर कि जी, गल्फ रीजन में पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है वो कम होती नजर आ रही। ये काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपना पैसा भी मांग लिया, पाकिस्तानियों को भी निकाल रहे हैं। अंबर जी, देखिए, इंडिया के लोग यूएई में जाके उनका जो गोल्डन वीजा है वो खरीद रहे हैं, ठीक है, और वहां पर जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियंस बाई 20% ऑफ द प्रॉपर्टीज इन यूएई। वहीं पे पाकिस्तान जो है, वहां पर 15,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है। $3.45 बिलियन जो पाकिस्तान को लेंड किया गया, यूएई ने उनको वापस मंगा लिया। यूएई जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को रन करने वाला था, उसने उससे अपना हाथ खींच लिया। उसको मालूम पड़ गया पाकिस्तान एक दोगुलापन है और उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए आज आप देखिए, यूएई, इंडिया और इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, इन सब की एक एक तरह से ग्रुपिंग बनती जा रही है, और ये काउंटर करने वाला है पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान, और पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान, कतर या इजिप्ट को। ये पॉसिबिलिटी हो रहा है, ये देखिए बातचीत हो रही है। पहले ही अरब लीग में आया था कि पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस अग्रीमेंट जो साइन हुआ है, उसके अंदर कतर और तुर्की और इजिप्ट भी जुड़ सकते हैं। तो एक इस्लामिक नेटो की बात की जा रही है। तो इसके लिए अब क्या हो रहा है,
अरेबियन सी, इंडियन ओशन रीजन और मेडिटेरियन एक्सिस बनता जा रहा है। और इसमें आप देखिए कि जो मेन कंट्रीज है, 3 कंट्रीज है, वो है इंडिया, यूएई और इजराइल। इजराइल के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। अब देखिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आए थे, भारत में ही है, और ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में वहां पर आके वो यूएई को धमका रहे हैं। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूएई ने एक तरह से ईरान के खिलाफ युद्ध किया है। और कल भारत की एक शिप के ऊपर भी अटैक हुआ था ओमान के अंदर, तो बताया जाता है कि पॉसिबली ये हो सकता है कि ईरान ने किया है। ईरान ने भारत के 14 टैंकर्स को अभी तक छोड़ा नहीं है, और ये वो ईरान है सडनली अभी बोलना चालू कर दिया। जब मोदी जी यूएई लैंड किए, सडनली बोलने लग गया कि उसने अपने सुर बदल दिए। हम भारत को एक तरह से तेल बेचने के लिए रेडी है, जो हमारा चाबार पोर्ट है वो एक गेटवे है। तो ये सब चीजें चालू हो चुकी है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ईरान जो है एक डबल गेम खेल रहा है विद पाकिस्तान, और वो उसके जो अच्छे रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ है। तो इसके लिए ईरान के अंदर अभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद एक तरह से इकोनॉमिकली वो बेबस है, और उन्हें ट्रेड रूट भी चाहिए जिसका जो उनको पाकिस्तान से मिलता है और चाइना द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से उनके ऊपर भी दबाव है। इसके लिए वो एंटी भारत जो है वो वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं और भारत के इंटरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। अब ईरान जो है उनको समझ में आ गया कि भारत को अगर हमने छोड़ा है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मोदी जी क्या करने वाले हैं, अब वो यूएई के साथ जब मीटिंग खत्म होगी, नेक्स्ट स्टॉप पड़ाव उनका होने वाला है नेदरलैंड। और नेदरलैंड के अंदर आप देखिए कि वो वहां पर जाके जो कंपनी है एएसएमएल, उनसे बोलेंगे कि वो भारत में इन्वेस्ट करे। और आज पूरे विश्व में एएसएमएल जब तक अगर आपको लिथोग्राफिक मशीन सप्लाई नहीं करता, आप सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते, सीधी बात है। और इंडिया और यूएई दोनों और इजराइल तीनों पैक सिलिका के मेंबर भी है, यूएस के डोमिनेटेड, जो चाइना को काउंटर करेगा। तो ये मोदी जी अपने तरीके से एक रणनीति भी बना रहे हैं, जिसमें मोदी जी अगर भारत के अंदर भी आप देख रहे हैं धोलेरा के अंदर जी सेमीकंडक्टर बनाई जा रही है। और एक चीज है, भारत के जो गुजरात के पास वडीनार पोर्ट है, उसके अंदर भी उसको भी डेवलप किया जाएगा एज अ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग। तो आप देखिए शिप बिल्डिंग बनती जा रही है, लॉजिस्टिकल पोर्ट लॉजिस्टिक्स के ऊपर बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व उसकी भी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी, अंडर सी केबल जो है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको ले किया जा रहा है, आईमेक के ऊपर काम किया जा रहा है, और उसके बाद चिप्स के ऊपर भी बातचीत हुई होगी, उसके अलावा डिफेंस के ऊपर भी बात हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रहा है। और एक चीज हो सकता है कि भारत का रुपया जो है धीरे धीरे इंटरनेशनलाइज हो रहा है। जो रुपया 1965 में गल्फ में चलता था, 1965-70 तक, वो वापस चालू कर दिया है। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि भारत और यूएई के बीच में एक स्ट्रेटेजिक टाइज है, एक सिविलाइजेशनल टाइज है, एक ब्रदरली टाइज है। बिल्कुल। लेकिन उमेश जी, एक बात ये कि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये नजर आता है कि भारत जो है वेस्ट एशिया में जो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोजीशनिंग है वो बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कुछ ईरान और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सबके बीच में, साथ ही अपनी एनर्जी सिक्योरिटी शील्ड क्रिएट कर रहा है। देखिए वो जरूरी है। भारत एक तरह से आप ये देखिए कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी, लॉजिस्टिकल पोर्ट और एआई के हिसाब से, और वहां पर आप ये देखिए पाकिस्तान चाइना दोनों को काउंटर कर रहा है, बीआरआई को काउंटर कर रहा है, पाकिस्तान के जो इस्लामिक एक्सिस है उसको काउंटर कर रहा है, एक मेजर फोर्स बनकर नजर आ रहा है। देखिए सऊदी अरेबिया विल बी मिसिंग अ लॉट, क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बोल रहा है करने के लिए 2-3 साल से, पर अभी तक नहीं किया उसने। G20 के समिट में 2022 में मोहम्मद बिन सलमान भारत आने वाले थे, पर सडनली उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो सऊदी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। सऊदी को ग्लोबल उम्मा से प्यार है, सऊदी को अपने देश से अपनी प्रोग्रेस से ज्यादा उम्मा से की ज्यादा चिंता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ग्लोबल उम्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके ऊपर वो प्रेशर है। तो सऊदी एक तरह से खुल के डिसीजन नहीं ले सकता, इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को चुना।
और आज पाकिस्तान उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी होने वाला है। देखिए पाकिस्तान की अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखते हो 15-16 बिलियन डॉलर का रहता है, उनको 7-8 बिलियन डॉलर यूएई से आता है, 10 बिलियन डॉलर कुछ सऊदी से आता है। हम्म, अब ये 8 बिलियन डॉलर जो रेमिटेंसेस है वो अभी खतरे में है, क्योंकि यूएई जो है पाकिस्तानियों को चुन चुन के लात मार के निकाल रहा है। आप ये देख लीजिए, तो ये पाकिस्तान के बिल्कुल। लिए प्रॉब्लम होगा। भारत का जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और भारत एक तरह से आप देखिए दोनों भारत और यूएई रफाल के जेट्स ऑपरेट करते हैं और ये भी आगे देखा जाएगा कि जो एमआरओ फैसिलिटी जो भारत में खुल रही है रफाल की, उसके अंदर यूएई के जेट्स को सर्विस किया जाएगा। और अभी प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है कि अगर वो फ्रांस में जाएंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर 114 जेट्स की जो फाइनल जो है वो जो डील हमने साइन की है उसको हम्म, कंप्लीटली फाइनलाइज एंड सील कर सकते हैं। 22 जी, जेट्स जो रफाल के हैं जो उनके F4 वेरिएंट के हैं वो एज इट इज कंडीशन में भारत के अंदर फ्लाई होके आने वाले हैं। 92 को भारत के अंदर बनाया जाएगा जिसमें टाटा एरोस्पेस, अदानी और भारत फोर्ज मिल के जी, बनाने वाले हैं। तो ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा ये बहुत एक बड़ा बहुत ये डेवलपमेंट है, लेकिन उमेश जी एक बात है कि जो इंडा यूएई डिफेंस पैक्ट है, इससे चाइना और पाकिस्तान के लिए क्या कोई इनडायरेक्ट सिग्नल या मैसेज भी मिलता है? देखिए चाइना जो है पाकिस्तान के थ्रू अपना GF-17 इंटर पॉपुलराइज करना चाहता है। भारत अपना तेजस पिच कर रहा है और भारत का जो तेजस है 700 करोड़ का है, आपको मालूम ही है। और वो बहुत ही एक तरह से किफायती जेट है विद ऑल द वेपन सिस्टम्स। तो हम्म, ये जो अब क्या होने वाला है गल्फ के अंदर वेपन सिस्टम्स के अंदर, हमारा डायरेक्ट जो है हम्म, कंपटीशन चाइना से होगा, हम्म, अमेरिका से भी होगा। अमेरिका का हम्म, 38% जो एक्सपोर्ट्स है हम्म, वो गल्फ में जाता है। उसके मेजर बायर कौन है? सऊदी अरेबिया, टर्की, कतर और यूएई है। अब यूएई का जो शिफ्ट है वो फ्रांस की तरफ जा रहा है। रफाल वो फ्रांस से ले रहा है, भारत भी फ्रांस से ले रहे हैं। और उसका आयरन डोम कौन दे रहा है? आयरन डोम उसको इजराइल दे रहा है। इंटरसेप्टर्स कौन देगा? उसको शायद भारत दे सकता है। भारत अपना एक लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है प्रोजेक्ट कुशा वो वहां पर इंप्लीमेंट कर सकता है। भारत अपना जो आर्मर्ड टैंक्स है वो दे सकता है। भारत वहां पर ड्रोन्स दे सकता है। भारत वहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, मैरीटाइम रूट्स को एक तरह से गार्ड करेगा। और दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा जो बहुत डीप भी होने वाला है। और आप ये भी देखेंगे कि जो रिलेशन यूएस और यूके के बीच में है वैसा ही एक रिलेशन इंडिया और यूएई के बीच में होगा जिसमें म्यूचुअली एक दूसरे को फायदा होने वाला है। भारत की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो यूएई की इकोनॉमी को ड्राइव करती है। भारत के मिलियनर्स जो है यूएई के जो गोल्डन वीजा है उसको पेट्रोनाइज करते हैं। तो हमारा जो रिलेशनशिप है इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ हम्म, प्रोग्रेस। इट इज अ रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा होता है। दोनों एक दूसरे के लिए एक तरह से पूरक है। इट इज अ कंप्लीट, मैं बोल सकता हूँ अब 36 से 36 गुण बोलते हैं ना मैरिज में मिलने वाले, वैसे लग रहा है। इसके लिए मैंने इसको स्टार्टिंग में बोला है इट इज अ सिविलाइजेशनल, हमारा और यूएई के बीच में एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, बहुत डीप रूटेड है और जिसको नर्चर किया है मोहम्मद बिन जायद ने और नरेंद्र मोदी ने। ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल। है। और जैसा अच्छा ही उमेश जी, इसी चीज से एक सवाल और मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या इंडिया यूएई पार्टनरशिप जो है वो एशियन जियोपॉलिटिक्स को क्या रीशेप कर सकती है? डेफिनेटली करने वाली है। देखिए मुंबई से लेके फुजेरा तक पोर्ट बनेगा, जो आप ये देखेंगे कि कंटिन्यूअसली शिप्स उधर से आएंगे और भारत की एनर्जी जो क्रूड ऑयल है वो एक तरह से कंटिन्यूस सप्लाई मिलती जाएगी। भारत को हम्म, गैस का भी हमने इंतजाम कर दिया, जो कतर के साथ हमारा था। कतर ने बोल दिया कि हम्म, 5 साल तक हमें लगेंगे आपको सप्लाई करने के लिए। तो इंडिया ने ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया यूएई के से, तो वहां से भी हमारा एलपीजी का इश्यू को सॉर्ट कर दिया गया है। हम्म, वैसे हम्म, फर्टिलाइजर का भी सॉर्ट कर दिया जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हम्म, उसके अलावा देखिए ओमान और भारत के बीच में जो अंडर सी पाइपलाइन की बात हो रही है उसके अंदर यूएई को भी कनेक्ट किया जाएगा। तो हम्म, और एक चीज है, इंडिया और यूएई के जो शिप्स है वो पेट्रोल करने वाले हैं गल्फ ओमान और अरेबियन सी के अंदर जितने भी है, तो काउंटर करेंगे
Chinese influence, Turkish influence, Pakistani influence and even the influence of America. तो ये एक तरह से भारत और यूएई का जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है विच, और इसको गल्फ के थ्रू मेडिटेरियन तक भी हमको एक्सेस मिलेगा। और आप देखिए हाइफा पोर्ट से हम ग्रीस के पोर्ट को कनेक्ट कर पाएंगे, जो आईमेक है उसको भी सार्थक बन जाएगा। बिल्कुल। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ विजिट्स जो होते हैं वो सिंबॉलिक होती हैं और कुछ विजिट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिफाइन करती हैं। पीएम मोदी की यूएई विजिट दूसरी कैटेगरी में आती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो एमओयूज है फोटो ऑप्स की स्टोरी तो नहीं है, ये ट्रस्ट की स्टोरी है, एनर्जी सिक्योरिटी की स्टोरी है, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की स्टोरी है। और यहाँ पर जब यूएई की बात करते हैं, इंडिया के साथ डिफेंस डिपेंड कर रहा है, एनर्जी रिजर्व बिल्ड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर रहा है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है। और ये वही रीजन है जहां पर कभी पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो डोमिनेंट माना जाता था, लेकिन ग्लोबल इक्वेशन जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है और वेस्ट एशिया भी पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। एनर्जी पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है और अलायंस भी। और अब इंडिया सिर्फ ऑयल बायर नहीं, बाकी उससे आगे बढ़कर इंडिया स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर बनना चाहता है। और यूएई के साथ जो ग्रोइंग पार्टनरशिप है शायद उसी लार्जर विजन का हिस्सा नजर आती है, क्योंकि आज की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री डिफाइन नहीं करती है। डिफेंस की बात करें या फिर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ डिफाइन होती है सप्लाई चेन से या फिर स्ट्रेटेजिक रिजर्व से, ट्रस्टेड पार्टनरशिप से और जियोपॉलिटिकल रिलायबिलिटी से। और शायद इसीलिए अबू धाबी में साइन हुए अग्रीमेंट वो सिर्फ इकोनॉमिक डील्स नहीं बल्कि फ्यूचर एशियन पावर आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।